देखो तो सबसे पहले मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि चैप्टर 5 में हम लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, जिसको शॉर्ट में एपी बोलते हैं। तो एपी एक्चुअल में है क्या या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? तो एक्चुअली सीक्वेंस का एक पार्ट है। जैसे नंबर का एक सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस को हम 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। तो टाइप ऑफ सीक्वेंस में अगर आप देखोगे, ये 3 टाइप के सीक्वेंस देखने को मिलेगा। सबसे पहला है एपी, जिसको हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा है एचपी, जिसको हम लोग कहते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और तीसरा है जीपी, जिसको हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एपी में वह सीक्वेंस आते हैं जिसका कॉमन डिफरेंस ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर इक्वल। मतलब इसका ये है कि कॉमन डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर इक्वल। एग्जाम्पल जैसे 2, 4, 6, 8 डैश डैश। अब यहाँ पे देखोगे तो जैसे 4 - 2 आ जाएगा, 6 - 4 फिर 2 आ गया, 8 - 6 फिर 2 आ गया। तो इन सबका कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। इन सबका कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए इसको हम कहेंगे यह एपी में है। एचपी में क्या होता है? एचपी में होता है कॉमन डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच टर्म्स ऑफ एचपी आर इक्वल। तब जाकर के हम कहेंगे कि वह जो है एचपी में है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये भी एक एग्जाम्पल था, यहाँ भी एक एग्जाम्पल लीजिए। अगर मान लो कि कोई एचपी में दिया गया है 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 और ऐसा दे रखा है, एक सीक्वेंस दे रखी है, तो इसके हर टर्म का रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, 6 बन जाएगा, 8 बन जाएगा। और फिर उनके कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकाल लें, और अगर वो सेम आ जाए तो हम कहें कि वह जो सीक्वेंस है वह एचपी में है। जीपी में हमने क्या देखा है? जीपी में हम लोग देखते हैं कि कॉमन रेशियो ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर सेम। यहाँ पे जीपी में क्या होता है कि जो भी सीक्वेंस रहती है, उस सीक्वेंस के हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो अगर हम फाइंड करें तो वह सेम आता है। तो जैसे अगर यहाँ पे रेशियो निकालना हो, उसको आर से डिपेंड कर देते हैं, आर से लिखते हैं कॉमन रेशियो आर इक्वल टू A2/A1 या A3/A2 डैश डैश। मतलब इस तरह से निकालते हैं। जबकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस B इक्वल टू होता है A2 - A1 या A3 - A2 डैश डैश। इस तरह से हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस सेम है तो वह एपी में होगा। एचपी में क्या होता है कि अगर सीक्वेंस के रेसिप्रोकल करने के बाद से यदि उसका कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए तो वह सीक्वेंस एचपी में होगा। और यदि अगर कॉमन रेशियो सेम आता है कॉन्जिक्यूटिव टर्म का, तो वह जो सीक्वेंस है वह जीपी में होगा। एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एचपी मीन्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन और जीपी मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। लेकिन आपको ये जो इस सीक्वेंस एपी पढ़ना है या 10th क्लास में पढ़ना है। जो एचपी है वह 10th में नहीं पढ़ना है, इसको आपको 11th में पढ़ना होगा। और 12th
और जो ये है जीपी, इसको आपको भी 11th में पढ़ना है। ये दोनों ही आपको 10th क्लास में नहीं पढ़ने हैं। एचपी और जीपी 10th में नहीं पढ़ना है, हैं? हाँ 11th, ये दोनों इस साल नहीं है, 10th में नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ आपको एपी ही मिलेगा। और इसका भी एक लाइट इंट्रोडक्शन है आपके चैप्टर में, ठीक है बेटा? ओके, अब चलिए देखिए इससे रिलेटेड कुछ फार्मूले, एपी से रिलेटेड फार्मूले क्या हैं। अगर एपी का एक जनरल टर्म लिखा जाए कि एपी को जनरल टर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जनरल टर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म ऑफ एपी ये होता है ए प्लस बी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डैश डैश इस तरह से बढ़ता रहता है, ए प्लस n-1 इंटू में डी। ये जनरल टर्म ऑफ एपी है। ए प्लस बी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस n-1 इंटू डी। वेयर जहाँ पे जो ए है उसको हम लोग फर्स्ट टर्म a1 कहते हैं, मतलब a1 मीन्स ए। ये जो दे रखा है a2 है, मीन्स a प्लस डी। ये जो दे रखा है a3 है, a प्लस 2d, ये a4 है। और इसी तरीके से अगर यहाँ पे चले जाए n-1 जो बता रहा है वह an है, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। समझ में आ गया बेटा? अब यहाँ पे आपको ये भी जानना जरूरी है कि इसमें से ए डी एन ये सब है क्या। तो वेयर ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है, इसको हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं। बी इक्वल टू क्या है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं इसको, तो a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 डैश, मतलब किसी भी आगे वाली टर्म में से उसके जस्ट पीछे वाली टर्म को माइनस कर दें तो कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। उसके बाद n जो है इसमें ये नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स। और जो यहाँ पे an दिख रहा है an इक्वल टू जिसको हम लोग बोलते हैं nth टर्म। तो यहाँ से देखो बेटा nth टर्म का ये फार्मूला भी मिल गया है, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन यहीं पे एक लास्ट टर्म का ही फार्मूला होता है और लास्ट टर्म का फार्मूला भी सेम रहता है, मीन्स लास्ट टर्म ऑफ एनी लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज डिनोटेड बाई एल, और एल इक्वल टू होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। ये लास्ट टर्म का फार्मूला है। अब आप देख सकते हो कि nth टर्म का ही फार्मूला वही है जो कि लास्ट टर्म का है, दोनों सेम फार्मूले हैं। इसका मतलब ये हो गया कि l और an हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, l इक्वल टू an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है बेटा, आया क्या समझ में? ओके, अब हम लोग को इसमें ये देखना है कि अगर किसी एपी को स्टार्टिंग से आप काउंट करते हो, जैसे दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म या 58 टर्म या 62 टर्म, तो हम तो इसके लिए ये फार्मूला लगा लेते हैं an वाला, ये an वाला, जैसे सॉरी ये an वाला an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन अगर किसी में लास्ट से कोई टर्म अगर फाइंड करना हो तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तब वहाँ पे देखो बेटा, एनी टर्म या nth टर्म फ्रॉम लास्ट इन एपी, तब क्या होगा? तब इसके लिए फार्मूला बन जाता है an इक्वल टू l माइनस n-1 इंटू में डी। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा क्यों हो गया? देखो आप यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसे मान लो अगर आपसे बोला जाए
कि 2 4 6 8 डैश डैश 100 यह एक एपी है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि स्टार्टिंग से इसका 25 टर्म बता दो, तब इसमें आप फार्मूला कौन सा लगाओगे? तब फार्मूले लगाओगे ये वाला n की जगह पे 25 लिखना है, a के प्लेस पे 2 लिखना है, d के प्लेस पे 4 - 2 करके लिखना है और n की जगह पे 25 लिखना है, तो ये मिल जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि लास्ट से चौथा टर्म बता दो, तब उस सिचुएशन में आपको ये फार्मूला लगाना है। अगर लास्ट से काउंट करोगे तो देखो ये लास्ट वाला जो टर्म है वही फर्स्ट टर्म बन जाएगा, तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म था उसी जगह पे मैंने ये लिख दिया है, मतलब लास्ट टर्म। और जब कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो जैसे यहाँ निकाल रहे थे, हाँ बेटा, जब कॉमन डिफरेंस निकाल रहे थे तो देखो बेटा यहाँ कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला है। कॉमन डिफरेंस ये कॉमन डिफरेंस d = a2 - 7, मतलब ये है कि 4 - 2 6 - 4। लेकिन जब इधर से निकालोगे तो इसके पहले वाला जो नंबर है, जैसे यहाँ पे 98 है तो 98 - 100 करेंगे तो साइन जो है चेंज हो जाएगा। 98 - 100 की वैल्यू माइनस का 2 आएगी, जबकि 4 - 2 की वैल्यू प्लस का 2 आएगी, तो साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ भी ये साइन चेंज हो रहा है। एक्चुअली जो डी आ रहा है इसमें निगेटिव आएगा, उस निगेटिव साइन को मैंने यहाँ पे लगा दिया है, मतलब यहाँ पे लगा दिया है, तो ये क्या हो गया, प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो गया। तो इस वाले फार्मूले से क्या करोगे आप, लास्ट से कोई भी टर्म आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर हो गया बेटा, ये इतनी बात क्लियर होगी क्या? ओके, तो इससे इस वाले फार्मूले से आप एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 आप इतना कर सकते हो। ठीक है बेटा, ओके। अब जो लास्ट एक्सरसाइज है जिसमें किसी भी एपी के एन टर्म का सम या किसी भी टर्म का सम अगर फाइंड करना हो, किसी भी टर्म का सम फाइंड करना हो, तब उसके लिए फार्मूला क्या है, रफ कर दूं इसको। सर क्लियर नहीं, एक बार बंद करके हाँ देखना बेटा, क्लियर है? नहीं सर, एक बार एक सेकंड सर, मेरी तरफ से चेक कर। हाँ सर, हो गया। ठीक है, रफ कर दो। हाँ सर, अच्छा, जो सम ऑफ एन टर्म बताना है या सम ऑफ टर्म बताना है, मतलब एपी के किसी टर्म का सम, कितने भी टर्म का सम, उसको जानने से पहले थोड़ा सा और मैं इसे बताना चाहूँगा जहाँ से आप फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो, जैसे मैंने अभी बताया था कि A1 = A होता है, A2 = A + D होता है, A3 = A + 2D होता है, A4 = A + 3D होता है। बेटा आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, ऐसे चलता जाएगा ये, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पे D नहीं है बट D है, D में किसका इंटू है, 0 × D है, यहाँ पे D में किसका इंटू है, तो 1 × D है, यहाँ पे 2 × D है, यहाँ पे 3 × D है। समझो इस चीज़ को, अगर A1 निकालना है तो ओनली ये लिखते हैं, मतलब D में 1 से एक छोटे नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है, 1 से छोटा नंबर 0 होता है। यहाँ पे A2 है तो देखो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई किया गया है, A3 है तो 2 का मल्टीप्लाई किया गया है, A4 है तो 3 का मल्टीप्लाई किया गया है। आया क्या बेटा, समझ में आया क्या? एक नंबर एक इससे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। अब आप मुझको बता दो, अगर आपको ये 29 लिखना है तो ये 29 = कितना हो जाएगा, जल्दी बता दो आप। ये 29 = क्या हो जाएगा,
अरे भाई ये तो रहेगा ही रहेगा, देखो सब में ये है, प्लस लगा दो। हाँ सर। 29 से एक नंबर कम करो, देखो सब में एक नंबर कम है, 1 है तो यहाँ 0 है, 2 है तो 1 है, 3 है तो 2 है, 4 है तो 3 है, तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे 28D। 28D ऐसे शॉर्टकट में फटाफट हम लोग कर सकते हैं। अगर मान लो कि ये 54 लिखना है तब आप क्या लिख दोगे बेटा इसको? A plus 53D। गुड, A plus 53D ऐसा लिखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको क्या करेगा, बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर देगा। और नहीं तो निकालने के लिए तो सारी चीज़ें ये हम लोग निकाल सकते हैं। कौन सा फार्मूले से? तो an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो ये सब इसी से आ रहा है। कैसे आ रहा है ये फार्मूला मैंने बताया था। देखो बेटा एन की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा है? 24। एन की जगह पे 29, एन की जगह पे 29। तो इसमें जहाँ जहाँ एन है 29 रख के देखो, देखो ये मिल जाएगा। तो ए 29 इक्वल टू ए प्लस 29 इस एन की जगह पे माइनस का 1 इंटू डी। तो ए प्लस 29 माइनस 1 ये हो जाएगा 28D। तो देखो बेटा ए 29 इक्वल टू ए प्लस 28D। देखो ऑलरेडी शॉर्टकट में हम लोगों ने लिखा था। आया क्या समझ में? यस सर यस। ठीक है, तो इसको हम लोग इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें अब इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर आपको समझ आ गया है कि इसका पैटर्न क्या है, हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है, तो आप इसको फटाफट लिख सकते हो। क्लियर है? हाँ सर। ठीक, रफ कर दूं? एक सेकंड। सर क्लियर नहीं है। अब नहीं सर। अभी क्लियर नहीं है? नहीं ना सर, मेरी तरफ से प्रॉब्लम हो रहा है सर आज। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट मैं भेज दूंगा। ठीक है, हाँ एक नहीं सर, वो आप वीडियो चाहते हैं उसमें से निकाल लेगा। हाँ सर, वो भी क्लियर हो गया। ठीक है। हाँ बेटा अब देखो, अब हम लोग सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी एपी के एन टर्म का सम कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसको डिनोट करते हैं एसएन से, एन टर्म के सम को डिनोट करते हैं एसएन से। एसएन इक्वल टू होता है ए प्लस एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है बेटा? दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है, एसएन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला है आपको किसी भी एपी के एन टर्म का सम फाइंड करने का। वेयर एसएन इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, ये इक्वल टू क्या है? तो फर्स्ट टर्म, एन क्या है? तो नंबर ऑफ टर्म, और डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है। ठीक है बेटा, तो आपको ये फार्मूला एनी हाउ माइंड में सेट करना है। समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको रटो। ठीक है, इसको याद कर लो कि एसएन इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब इसी फार्मूले को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख लेंगे देखो, या एसएन इक्वल टू एन बाई 2 एस एन ऐसा लिखा है नीचे, इंटू इस 2a को मैं a प्लस ए लिख सकता हूँ।
क्या लिख सकता हूँ, 2a को a प्लस ए इक्वल टू 2a प्लस n-1 ये इंटू में डी, ये ऐसा आ जाएगा। अब आप देखो बेटा, क्या यहाँ से लेके यहाँ तक ये कुछ दिख रहा है जो कि ऑलरेडी हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े इसको अभी हमने पढ़ा था, सिंस an इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। अभी हमने जहाँ पर रख किया वहाँ पे बताया था an इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो इस पूरे के प्लेस पे, यानी कि जो ये मिडिल ब्रैकेट लगाया है, इसकी प्लेस पे आप सिर्फ an लिख सकते हो। तब ये फार्मूला क्या बन जाएगा, Sn इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस ये तो ये आ गया, और इस पूरे के प्लेस पे आप an लिख दो, तो ये हो जाएगा an। तो दूसरा एक सम ऑफ n टर्म का एक फार्मूला ये बन के आ गया, Sn इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस an। एक और बन जाएगा ये, और फिर यहीं से अगर मैं इसको ले लूँ तो Sn इक्वल टू n/2 इंटू यहाँ पे जो 2a था उसको a प्लस ए लिख दिया था, a प्लस ए प्लस n-1 इंटू डी, ऐसा है। तब यहाँ पे जो ये दे रखा है इसको मैं एक ब्रैकेट में लूँ, तब फिर इसको भी हम दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट किए थे। क्या लिखे थे, l इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, ये भी होता है। तो इस पूरे ब्रैकेट के प्लेस पे सिर्फ l लिखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा Sn इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस, और इस मिडिल ब्रैकेट क्या पे आप l लिख सकते हो, तो Sn इक्वल टू हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस l। आया बेटा समझ में? Sn के 3 फार्मूले में बता दिया। पहला Sn का फार्मूला ये हो गया, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। दूसरा फार्मूला ये बन गया, Sn इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस an। और तीसरा फार्मूला ये बन के आ गया, Sn इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस l। क्लियर हो गई बात? अब कैसे यूज करेंगे वो भी हमें समझना है। अगर मान लो कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म है, ये है और फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है। अगर ये चारों क्वांटिटी हमारे सामने है, चार नहीं 3 ही क्वांटिटी है, n, a और d, अगर ये तीनों क्वांटिटी हमें इंफॉर्मेशन में मिल रही है तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ जैसे इसमें कॉमन डिफरेंस की जरूरत है, अब कॉमन डिफरेंस ही नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला फार्मूले के बारे में सोच सकते हैं। यदि उसका n टर्म दिया गया, देखो इसमें कॉमन डिफरेंस की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए और n टर्म चाहिए। तो अगर ये 3 चीजें हैं तो इस वाले फार्मूले को हम लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये n टर्म ना हो, तो फिर हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं, इसको सोच सकते हैं कि क्या उस क्वेश्चन में लास्ट टर्म दे रखा है, अगर लास्ट टर्म दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है और नंबर ऑफ टर्म दे रखा है, तो उसमें Sn का फार्मूला n/2 इंटू ए प्लस l यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 फार्मूलों से हम लोग किसी भी एपी के n टर्म का सम निकाल सकते हैं, तीनों से। ठीक है, जहाँ पे जैसा होगा, जैसी कंडीशन होगी, जैसा क्वेश्चन होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इनमें से सिलेक्शन कर सकते हैं कि कौन सा फार्मूला हमें वहाँ पे यूज करना है। ठीक है, यस सर। ये एक चीज कॉमन है, तीनों ही फार्मूले में 2 चीजें तो पक्का है कि होना ही चाहिए। क्या क्या होना चाहिए आप चेक करके बताओ। इसमें वह कौन सी इंफॉर्मेशन है कि तीनों ही फार्मूले में हमें जरूरत है ही, मतलब अगर वो क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो फिर हम सम नहीं फाइंड कर सकते। तो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो हमें चाहिए ही चाहिए, देखो ध्यान से। इसमें भी n है, इसमें भी n है, इसमें भी n है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म तो 100% चाहिए। यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है और यहाँ भी ये है, मतलब तीनों में ही फर्स्ट टर्म भी चाहिए। मतलब ये 2 इंफॉर्मेशन हमें 100% चाहिए, फर्स्ट टर्म और दूसरा क्या चाहिए हमें, नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म n मतलब नंबर ऑफ टर्म, देखो यहाँ लिखा है n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म। अगर ये 2 चीजें है तो बाकी और इसमें d रहेगा तो ये लगाएंगे, अगर n टर्म रहेगा तो ये लगाएंगे और लास्ट टर्म रहेगा तो ये लगाएंगे। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? हाँ सर।
तो ये कंप्लीट बेसिक था इस चैप्टर का। इसके अलावा आपके इस एनसीईआरटी में ना के बराबर है, एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा है, मैं वो भी बता देता हूँ। बाकी वो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी मैं वो भी बताता हूँ कि हाँ और कौन सी चीज़ें जो एनसीईआरटी में नहीं है, बट वो कभी कभी क्वेश्चन इराइज हो जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। रख कर दो बेटा इसको। हाँ सर। ओके। तो वो चीज़ें हैं एएम। एएम का मतलब है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एएम ऑफ ए एंड बी। अगर कोई भी दो टर्म एपी में है तो उनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, जिसको हम लोग एएम से डिनोट करते हैं। तो एएम इक्वल टू होता है अरिथमेटिक मीन इक्वल टू ए प्लस बी अपान में 2, ए प्लस बी अपान में 2। ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन कभी कभी इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है बेटा, एएम इक्वल टू ए प्लस बी अपान 2 अगर दो टर्म दिया गया है तो, और एंड अगर यही चीज मतलब एएम अरिथमेटिक मीन ऑफ ए बी एंड सी इन एपी, अगर ये एपी में हैं तीनों टर्म, तब इनका एएम क्या होगा। तो इनका एएम जो है, जो बीच वाली टर्म होती है वह ए और सी का एएम कहलाता है। मतलब ये हो गया कि एएम इक्वल टू बी, ये बीच वाली टर्म को इक्वल टू ए प्लस सी होल अपान में 2, ये कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा। मतलब एएम जो बीच वाली टर्म होगी, मिडिल टर्म होगी, वह ए सी यानी कि फर्स्ट और लास्ट वाले का एएम कहलाएगा, और उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। अब ये जो रिजल्ट है यह आपको एक नया रिजल्ट दे देगा। अगर 2 को मैं इधर भेज दूँ तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी, ऐसा भी आप लिख सकते हो। अगर कोई भी 3 टर्म या कोई भी 3 नंबर अगर एपी में हैं तो हम कह सकते हैं कि बीच वाला टर्म का डबल पहले और लास्ट टर्म के सम के इक्वल होगा, या बीच वाला टर्म पहले और लास्ट टर्म के सम का आधा होगा, हाफ होगा, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे। समझ में आ गया बेटा। तो ये चीज़ें अभी जो मैंने बताया है यह आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये एक्स्ट्रा है, बट इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है बेटा? अब हम लोगों को इस पर सिर्फ क्वेश्चन करने हैं, इस पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्वेश्चन करने हैं, बाकी सारी बेसिक मैंने क्लियर कर दी है। तो इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके।